गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मधु कांकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तीस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लेखिका की यह यात्रा खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। लेखिका रात्रि में जगमगाते गैंगटॉक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराइयों पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं। मेहनत कश बादशाहों का शहर गैंगटॉक, इसकी सुबह, शाम और रात सभी सुंदर हैं। लेखिका उस रहस्यमयी सितारों भरी रात से सम्मोहित थी। धीरे धीरे शून्य से प्रकाश फूटने लगा तो एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल लेखिका के होठों को छूने लगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो होसेली, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी क्योंकि लोगों के अनुसार वहां से कंचनजंगा चोटी दिखाई पड़ती है। वह वहां से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती थी, लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद बादलों के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी को नहीं देख सकी। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। जितेन नार्गे, जो लेखिका का गाइड भी है और ड्राइवर भी, उसने बताया कि रास्ते भर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए लेखिका ने बौद्ध पताकाएं देखी जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं ऐसे ही लगाई जाती हैं। किसी के घर में कोई नया काम शुरू होता है तो वह भी यहाँ पर पताकाएं लगाता है, पर अंतर इतना है कि उनकी पताकाएं सफेद नहीं बल्कि रंगीन हुआ करती थी। जितेन ने बताया, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। रास्ते में जितेन ने उन्हें लॉन्ग स्टॉक स्थान भी दिखाया जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थल पर तिब्बत की दो स्थानीय जातियों लेप्चा और भूटिया के बीच चले लंबे झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी।
आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका के मन में अचानक यह भाव आया कि सारे भारत की आत्मा एक ही है, क्योंकि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद हम लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां सब आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगा था। सेवन सिस्टर फॉल पर जीप रुकती है। उनके साथी अपने कैमरे में वहां की सुंदरता को कैद करने लगते हैं। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लगा जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता बहाकर ले जा रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल दे रहा है। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां सभी कुछ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी तो ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। लेखिका ने देखा कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है यहाँ, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े बिखर कर इधर उधर गिरते हैं। यदि सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसे घटते हैं। लेखिका को लगा सब जगह आम आदमी की कहानी एक सी ही है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्कमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। यूमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी।
लेकिन वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणि, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, उसने कहा, कटाव की खूबसूरती को देखकर कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है, इसलिए यह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री लेखिका के साथ जो भी थे, वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था यहाँ के वातावरण ने ही ऋषियों मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। अब वे कहती हैं, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई पड़ती हैं। चूंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी, लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो जाती हैं। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बच्चों बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रेवता और रूडोडेंड्रो के ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने बताया कि यहाँ के लोग बंदर का मांस खाते हैं। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लगा। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का हिस्सा बन गया है। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं। लेखिका कुछ पूछती, उसके पहले ही नार्गे फिर शुरू हो गया। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, लेखिका मन ही मन कहती हैं और उनकी जीभ आगे बढ़ती है। लेखिका ने इसमें यह भी चिंता व्यक्त की है कि जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है, उन पहाड़ियों, नदियों, झरनों, वादियों के प्रति पूज्य भाव होते हैं, ऐसा उन्हें नार्गे ने बताया। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक को पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ खोजने के प्रयास के बारे में भी बताया।